Students, today we learn chapter सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी आज हम अपना अकाउंटेंसी का जो चैप्टर सेकंड है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी अकाउंटिंग्स में जो वर्ड या जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन जिन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अकाउंटिंग की जाती है उन वर्ड्स की और उनके पीछे क्या रीजंस रहता है, उनको ऐसे क्यों कहा जाता है। जस्ट लाइक एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गए एंड एटसेट्रा, जो भी इसके पॉइंट्स जो एक तरह से वोकेबुलरी जो रहती हैं उस वोकेबुलरी के बारे में इस चैप्टर्स में और डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। तो उसी को हम आज हमारे इस जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट इज आता है अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। किस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहेंगे? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन्स होता है जिसके पीछे एम या जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहेंगे जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में अफेक्ट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन प्रभावित होती है। यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं जिससे या तो बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या उनकी इनकम्स होगी। जस्ट लाइक जैसे परचेस करना भी बिजनेस का एक बिजनेस ट्रांजेक्शन से, उससे हमारे बिजनेस की असेट्स प्लस हो रही है। यानी हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो माल है वो हमारा परचेस हो रहा है जिसको हम प्रोसेसिंग करके वो आगे का काम है। लेकिन परचेस किया तो इससे हमारा स्टॉक बढ़ा, तो ये हमारी एसेट्स यानी करंट एसेट्स हमारी इससे इंक्रीज हो गई है, बढ़ चुकी है। उसी प्रकार हमने सेल किया, माल को बेचा, गुड्स सोल्ड, गुड्स या बिजनेस के जो गुड्स थे जिसको हमने परचेस किया था उसको हमने सेल किया है, सोल्ड किया, जिससे हमारे बिजनेस की रिवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो ये इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन, यानी या फिर हम कह सकते हैं वो ट्रांजेक्शन जिससे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस अफेक्टेड होती हैं या जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। जैसे सेल्स, परचेस, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एटसेट्रा, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड किए जाते हैं और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम हमारे जो बुक्स होती है, बिजनेस की जो बुक्स होती है उनमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के क्या फीचर्स हैं? इसके फीचर्स होते हैं, फीचर्स में इसमें इकोनॉमी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। यानी इट मीन्स अपन कह सकते हैं वह एक्टिविटी जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं या मनी में नाप सकते हैं, उनको हम उसी एक्टिविटीज़ को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। व्हेन, जस्ट लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड और सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉइज, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम बैंक, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। तो जिस प्रकार से गुड्स परचेज किया सेल करने के लिए, गुड्स सोल्ड किया, कैश किया या क्रेडिट, कैश किया तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, और क्रेडिट किया तो हमारे डेटर्स यानी हमारा पैसे की लेनदारी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार एक एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेड करना बैंक के लोन वगैरह पर। तो ये सारे जितने भी ट्रांजेक्शन आपने देखा है इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। गुड्स परचेज करना, कितने का किया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। सेल किया, कितने का किया? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख एटसेट्रा। उसी प्रकार सैलरी, तो सैलरी भी मनी टर्म से प्रोवाइड की जाती है। हमारे जो बोरोवर फंड रहते हैं, बैंक से जो लोन वगैरह लेते हैं, ये भी हम उसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हमारा इसमें मनी टर्म्स में इंक्लूड होता है। अब इन ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अपना एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स और एक होता है हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो होता है, जो बिजनेस external transactions are those which involves economic activities between two independent business entities। यानी external transactions में उन ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है जिसमें दो सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कह सकते हैं दो बिजनेस इंक्लूड होते हैं उन ट्रांजेक्शन, जस्ट लाइक सेल्स एंड परचेस।
परचेज में भी हम बाहर की किसी पार्टी से या बाहर के किसी बिजनेस से या बाहर के किसी भी जो सप्लायर तो उससे परचेस करते हैं, तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गई। उसी प्रकार सेल्स, या तो हम किसी हमारे रिटेलर को सेल करेंगे या कस्टमर को सेल करेंगे, तो यहाँ भी हमारी दो पार्टी, और इसमें एक पार्टी हमारी एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड होते हैं। और इंटरनल ट्रांजेक्शन्स आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस एंटायरली विथ वन बिजनेस एंटिटीज, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, सैलरी एक्सेट्रा। यानी जो बिजनेस की जो एंटिटीज़ है, बिजनेस के अंदर काम करने वाले जो मतलब कह सकते हैं जो बिजनेस के इंटरनली जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, जस्ट लाइक अपना एक तो मैंने आपको बताया सैलरी और या वेजेस। अब वो बिजनेस के ही तो बंदा है ना, बिजनेस के अंदर ही काम करता है, कोई बिजनेस का आउटसाइड का कैंडिडेट तो है नहीं, तो ये सैलरीज हो गई, तो ये अपना इंटरनल ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन यानी हमारी असेट्स वगैरह रहती हैं उनको रिड्यूस करना, उनका यूज़ के अकॉर्डिंग उनके अमाउंट, यानी जिससे यूज़ करने पर उनकी जो वैल्यूएशन डाउन हो जाती है, उससे अपन डेप्रिसिएशंस कहते हैं। तो ये भी हमारे इंटरनल ट्रांजेक्शन्स में आता है। एंड थर्ड होता है इट रिजल्ट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, या तो बिजनेस की असेट्स बढ़ेगी या बिजनेस की लायबिलिटीज़ बढ़ेगी, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस में लॉस होगा। तो ये हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अफेक्ट करता है। और ये जो भी ट्रांजेक्शन्स जो अफेक्शन होता है इनको मनी में मेजर किया जाता है, मनी में मेजरेबल होते हैं। जैसे भाई इतने लाख का लॉस हो गया, इतने रुपए की हमारी एसेट्स बढ़ी, इतने लाखों का हमारा या इतने करोड़ का हमारा लायबिलिटीज़ क्रिएट हुआ, इतना हमने इंटरेस्ट पे किया, ये किया, यानी इन सबको मनी में मेजर किया जा सकता है। तो ये रहता है। तो ये थे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड, इवेंट्स। एंड इवेंट इज कॉन्सिक्वेंट और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स यानी जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किया है उसका रिजल्ट होता है या उसका एक तरह से जो अफेक्ट होता है वो हम कहते हैं इवेंट्स। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, सचिन स्टार्ट ए बिजनेस। सचिन एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैपिटल 5 लाख। 5 लाख की कैपिटल के साथ सचिन ने एक बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम 4 लाख फॉर कैश एंड सेल 3/4 पार्ट दैट्स गुड्स। यानी उसने 4 लाख रुपीज़ का माल खरीदा है, उसका 3/4 यानी 3/4 हिस्सा उसने 3,80,000 में सेल कर दिया। यानी 4 लाख का माल खरीदा है और उसका 3/4 पोर्शन 3,80,000 में सेल कर दिया। और इसके लिए उसने 20,000 गोडाउन का रेंट भी पेड किया है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। अब इस ट्रांजेक्शन्स को करने पर हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट, तो जो अपना सचिन है उसने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, 4 लाख रुपए का माल खरीदा है और 380 का उसने गुड सॉल्व किया है और 20,000 का उसने गोडाउन का रेंट पे किया है। तो इससे हमारे ट्रांजेक्शन में 3 रिजल्ट आए हैं। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, 380 का सेल किया, 20,000 का इसने अपना गोडाउन का रेंट पेड किया है। इवेंट्स आर प्रॉफिट ऑफ 60,000। अब यहाँ पे इसने 60,000 का प्रॉफिट कन्वर्ट कैलकुलेट किया है। ये जो अपना एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे इसने 380 का गुड्स खरीदा था, ओके। अब 4 लाख रुपीज़ का गुड्स खरीदा था। अब 4 लाख का 3/4 कितना होता है, 4 लाख रुपीज़ का 3/4 या 3/4 होगा 3 लाख रुपीज़। 4 लाख का 3/4 हो जाएगा आपका 3 लाख। अब 3 लाख रुपीज़ का उसने गुड्स कितने में सोल्ड किया है, उसने सोल्ड किया है 3 लाख रुपीज़ का गुड 3,80,000, ओके। तो सीधा से कितने का प्रॉफिट हो गया अपने को 80,000 का। 3 लाख रुपीज़ के गुड्स को उसने सेल किया है 3,80,000, इसमें प्रॉफिट हो गया आपको 80। अब इसमें से हमारा 20,000 का गोडाउन का जो एक्सपेंसेस था उसको लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट अपना हो जाएगा 60,000। तो इस इवेंट्स में हमें 60,000 का बेनिफिट हुआ है या इस ट्रांजेक्शन को करने पर ये। अब हमारे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी बचा है। खरीदा कितने का था उसने 4 लाख का, सेल कितने किया है 3 लाख का। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया हमारा 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। कैश बैलेंस कितना रह गया, अब 5 लाख लगाया था उसमें से 4 लाख का उसने परचेज कर लिया तो कैश कितना बचा 1 लाख और 60,000 का उसको क्या हुआ प्रॉफिट।
तो 1,60,000 रुपीज़ उसका कैश उसके पास कैश अवेलेबल 380 बेचा था, 4,60,000 क्योंकि उसने 5 लाख लगाया था, 5 लाख में से 4 लाख का परचेस किया। अब परचेस करने के बाद उसके पास बचा 1 लाख। अब 1 लाख में से 380 का सेल कर दिया ना, तो कितना हो गया 480। अब 480 में से 20,000 को डाउन रेंट पेड किया, तो 4,60,000 उसके पास कैश अवेलेबल से और 1 लाख रुपीज़ का उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस प्रकार इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का ये इफेक्शन था। नाउ थर्ड इज अकाउंट in actual practice the individual transaction of like nature and are recorded at added and subtracted at one place। यानी अपन कह सकते हैं अकाउंट्स अपन उनको कहेंगे जो एक नेचर जैसे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जस्ट लाइक परचेस, सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इस टाइप के जो अकाउंट्स, या फिर कह सकते हैं पर्टिकुलर हमारा कस्टमर राम, श्याम या रहीम या सप्लायर XYZ कंपनी, ABCD कंपनी या जो भी XY फलाना हमारी जो कंपनी है उन कंपनी, अब उन कंपनी या राम श्याम या फिक्स्ड एसेट्स या एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो सैलरीज वगैरह, इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करना और उनसे संबंधित जो भी एडजस्टमेंट ऐड करना हो या लेस करना हो, इन सब का एक ही जगह पर हमें ऑल ओवर सेटलमेंट मिल जाता है, तो उस प्लेस को हम कहेंगे अकाउंट्स। यानी एक जैसे नेचर्स के बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पर रिकॉर्ड करना और वहीं पर उनसे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो, चाहे उसमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल ओवर थिंग हमें वहीं पर एग्जीक्यूट करनी रहती है, तो उस प्लेस को हम कहते हैं अकाउंट्स। ओके, तो ये हमारा अकाउंट्स होता है। और इसमें भी देखा जाए तो यह हमारे ट्रांजेक्शन की समराइज होता है और इसमें वही बोथ साइड, दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल वह अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। यस, कैपिटल इट रेफर टू द अमाउंट invested by proprietor in a business enterprises। amount may be in the form of cash, goods or assets। सीधा सा अपन कह सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते समय प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट, गुड्स एंड असेट्स जो उसके द्वारा लगाया जाता है बिजनेस में, वह बिजनेस का, वह एक ओनर का या बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है उसका कैपिटल होता है। यह बिजनेस की एक लायबिलिटीज़ होती है। ये क्या होता है बिजनेस की लायबिलिटीज़? क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने ये क्यों लगाया है? कुछ अर्न करने के लिए, यानी उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जिससे उसको कुछ बेनिफिट होगा। तो बिजनेस में पैसा लगाने के बाद बिजनेस एक्टिविटीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वह उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए, प्रॉपर तरीके से उसके एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हुए उसका जो ओनर है या हम जो हमारे बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है उसको प्रॉफिट अर्न करके दे, उसको अपनी कैपिटल प्लस करके प्रोवाइड करे। इसीलिए ओनर की जो कैपिटल होती है उससे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो अप किया जाता है। ठीक है, मतलब एक सीधी से सिंपल लैंग्वेज आपको बताऊं, मतलब बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है, बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है क्योंकि उसको इनकम करना है, पैसा अर्न करना है, पैसे से पैसा कमाना है। तो उसने बिज़नेस में पैसा लगाया है, इसका मतलब वो बिज़नेस से पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा लगाने के बाद बिज़नेस की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसका जो ओनर है जिसने उसमें पैसा लगाया है उसको प्रॉफिट अर्न करके उसको प्रोवाइड करे, उसकी कैपिटल को प्लस करे, उसके पैसे में इंक्रीज करके उसको प्रोवाइड करे। इसलिए कैपिटल उसमें इन्वेस्ट लगाई जाती है। तो यह एक प्रकार से हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइंग अपन उसे कहते हैं जो एक प्रोप्राइटर द्वारा या बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस से
पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना या कोई गुड्स या सर्विस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ लेना, तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आपका ड्राइंग कहलाता है। लायबिलिटीज़ को अपन कह सकते हैं इट रेफर टू अमाउंट विच द फर्म आउट टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट आउट टू प्रोप्राइटर्स। यानी लायबिलिटीज़ में उसे कहते हैं वह अमाउंट इंक्लूड किया जाता है जो हमारी फर्म को बिजनेस के आउटसाइडर पार्टीज को देना है। आउटसाइडर पार्टीज का पेमेंट हमारे ऊपर बकाया है, वह हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है। सिर्फ बिजनेस प्रोप्राइटर की कैपिटल को छोड़कर जितना भी हमारे ऊपर बकाया या बिजनेस की आउटसाइडर पार्टीज को पैसा देना है वो सब हमारी लायबिलिटीज़ में आती है। अब लायबिलिटीज़ तो अभी लायबिलिटीज़ की जो कैलकुलेशंस होती है वो कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं अपन कि हमारी कंपनी की जो टोटल असेट्स है उस असेट्स में से कैपिटल जो बिजनेस ओनर ने लगाई है उस कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। अब लायबिलिटीज़ जो होती है अपनी ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटीज सच एज कैपिटल। यानी जो पेमेंट हमें हमारे ओनर्स या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देना होगा वो इंटरनल लायबिलिटीज़ में आएगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो बिजनेस के बाहर की पार्टीज को देना है, जैसे बैंक क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, या हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बकाया खर्चे या लॉसेस लोन वगैरह जो रहता है वो सब हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आते हैं जो बिजनेस की बाहर की पार्टीज को पेड करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म। यस, अब हमारी जो लायबिलिटीज़ होती है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है अपना लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। लॉन्ग टर्म और नॉन करंट, इट मीन्स जो लायबिलिटीज़ हमें लॉन्ग टर्म में पे करनी है, जिसका ड्यू हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे लाइक बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गए, शेयर कैपिटल हो गए। इनका पेमेंट हमें 1 ईयर से यानी 1 साल से ज़्यादा ईयर में करना होता है। मतलब विद इन ईयर उनको पे नहीं करता, उनका पेमेंट हमारा 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, यानी मतलब सीधा सा है कि 1 साल से ज़्यादा साल में जब हमें पेमेंट करना हो किसी आउटसाइडर पार्टी का, तो वो हमारी नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएगा। और करंट लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट हमें विद इन ईयर करना होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़ में आता है। जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया अपना, एंड उसका बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कंपनी के कोई शॉर्ट टर्म लोन्स, इन सबको हम करंट लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा लायबिलिटीज़ का पोर्शन था। नाउ नेक्स्ट इज असेट्स, एनीथिंग विच इन द बिजनेस पोजीशन और द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इट्स फ्रॉम अदर्स। ओके, जो भी बिजनेस का पोजीशन है या बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं या बिजनेस का पैसा जो बकाया है अदर पार्टीज में या अदर फर्म से, यानी जिनको पैसा लेना है, जिनको अपन ने माल बेचा था या जिनको हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, जो हमारा सेकंड पार्टी से पैसा लेना है, वो सब हमारे असेट्स में आता है। ओके, यस, एंड in other words anything which will enable a business enterprise to get cash or benefit in future in assets। यानी जो हमारे बिजनेस के लिए कैश होता है या कैश में कन्वर्टेबल होती है या जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, वो सभी हमारी असेट्स में आती हैं। जस्ट लाइक कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, मनी ओइंग बाय डेटर्स से जो पैसा हमारा लेना बाकी है, यह सभी हमारी असेट्स में आती है। असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट,
या फिन्ने और मिलर ने कहा है, assets are future economic benefit, the rights of which are out or controlled by organization or individual। यानी जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी या जिस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कंट्रोल होता है, वह सब हमारी असेट्स में आती हैं, उसको असेट्स में इंक्लूड किया जाता है। अब असेट्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। Non-current assets refer to those assets which help for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। यानी जो बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं या जिनको बेचने के लिए नहीं बनाया जाता है, जो बिज़नेस में कंटिन्यू यूज़ होती रहती है, कंटिन्यू जिनका यूज़ बिज़नेस के प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ना कि उनको बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारी असेट्स में आता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, fixed assets such as land and building, plant and machinery, computer, motor vehicles, furniture, etc. जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्विसेज देती हैं और उस बिजनेस की प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ होती है उसका एक पार्ट होती है, या सर्विस प्रोड्यूस करने की जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रोसेस हैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स में कहते हैं। अब इन नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स इनको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स इन द सेंस जिनका कोई फिजिकल एक तरह से कहते हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, एक फिजिकली जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक एहसास किया जा सकता है, वो सारा अपना टेंजिबल एसेट्स में आता है। जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा सारे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैं। उसी प्रकार इंटेंजिबल जिनका ना तो कोई फिजिकल एक्सिस्टेंसी होती है, मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, ना जिनको देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, वो सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। जस्ट लाइक पेटेंट होता है ना, पेटेंट जो हमारा कंपनी का जो भी कोई प्रोडक्शन है या जो भी कुछ प्रोडक्ट होता है उसका हम पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्शन हम ही करेंगे। अब पेटेंट एक सिर्फ राइट्स है, ना तो वो दिखाई देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना उनको एहसास किया जा, सिर्फ उसको एहसास फील किया जा सकता है। उसी प्रकार गुडविल हो गया, तो ये भी हमारे किस में आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स में। ओके, नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। Current assets are those assets which are meant for sale, which the management would want to convert into cash within 1 year। जिनको बेचने के लिए बनाया गया हो या जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमारा करंट एसेट्स आता है। जस्ट लाइक कैश एंड बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, डेटर्स एटसेट्रा या स्टॉक, ये सभी हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, according to the Institute of Certified Public Account USA, current assets include cash and other assets or resources commonly identified as which are responsible expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business। यानी बिजनेस की जो नॉर्मल ऑपरेटिंग जो साइकिल है, मतलब जो हमारा कंटिन्यू जो साइकिल चलती रहती है, हम खरीदना बेचना, प्रोड्यूस करना या उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये जो साइकिल चलती रहती है, तो इस ड्यूरेशन में उनको कंज्यूम करना या सेल किया जाता है, वो सारी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स में आती है, उनको करंट एसेट्स में इंक्लूड किया जाता है। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा ये करंट एसेट्स का था। नेक्स्ट जो टॉपिक्स करंट और भी है, आगे एसेट्स वाला अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड आता है फिक्स्ड या नॉमिनल एसेट्स। These are assets which cannot be realized into cash or non further benefit can be derived from the assets। यानी जिनको ना तो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही जिनका कोई हमें बेनिफिट वगैरह मिलता है। सच एसेट इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। एंड एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, या जिन एक्सपेंडिचर्स को हमने अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया है वो, मतलब एक तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, और ऐसे एक्सपेंसेस जिनको रिटर्न ऑफ नहीं किया है, इन्हें जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस,
इन्हें हमारे यह वास्तविकता में तो कोई असेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो अप किया जाता है। तो ये था हमारा थर्ड। तो 3 टाइप के एसेट्स हो गए, नॉन करंट, करंट और फिक्स्ड या नॉमिनल एसेट्स। ओके, अब आगे का जो रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू वेरी मच।